हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉक एंड उसकी स्टेजेस। शॉक एक लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये है पार्ट 1, जिसमें हम शॉक और उसकी स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। शॉक एंड इट्स स्टेजेस। सबसे पहले देखते हैं कि शॉक क्या होता है। देखो, शॉक क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है? मेडिकल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि अगर इसको नहीं देखा जाए, इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो पर्सन की इवेंचुअली डेथ हो जाती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर इसमें हो जाता है। तो शॉक क्या है? एक मेडिकल कंडीशन है वेयर बाय द बॉडीज ऑर्गन एंड टिश्यूज डू नॉट रिसीव एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड, जिसको सर्कुलेटरी कोलैप्स भी बोलते हैं। तो शॉक क्या है? शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। जब उनको ब्लड ही नहीं मिलेगा तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो सेल्स की इवेंचुअली क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो शॉक में क्या होता है कि इनएडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड होता है। जो ब्लड का फ्लो है वो इनएडिक्वेट है, टिश्यूज तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसको क्या बोलते हैं? लो या फिर पुअर टिश्यू परफ्यूजन, कि जो टिश्यू को जो परफ्यूजन होती है, मीन्स जो ब्लड मिलता है वही नहीं मिल पाएगा। इसमें क्या होगा? टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा और टिश्यूज की डेथ हो जाएगी इवेंचुअली। नाउ इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। इसमें क्या होता है? जो टिश्यू परफ्यूजन है, मीन्स जो टिश्यूज को ब्लड सप्लाई मिलती है वो नहीं मिलेगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। इन विच देयर इज इनसफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर टिश्यूज को ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, और ये जो बॉडी के टिश्यू हैं इनमें क्या हो जाएगी? हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी, मीन्स उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसको बोलते हैं टिश्यू हाइपोक्सिया। देखो, ये जो टिश्यूज हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करते हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए फंक्शन के लिए। जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फंक्शन करते हैं उसको बोलते हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म करना, फंक्शन करना। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या होता है? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब टिश्यूज वर्क करते हैं तो वो क्या सिक्रीट करते हैं? वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बिल्डअप होने लग जाता है, और जो वेस्ट है वो क्या है? एसिड। एसिड बॉडी में ज्यादा बनने लग जाता है, क्योंकि जब टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उन्होंने वर्क करने के लिए एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देना है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, और बॉडी में वेस्ट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे एसिडोसिस की कंडीशन बॉडी में हो जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, अनट्रीटेड, इट रिजल्ट्स इन सेल डेथ एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इससे क्या होता है? टिश्यूज की डेथ हो जाती है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जिससे इवेंचुअली पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ओवरऑल शॉक में क्या हो रहा है? देखो, शॉक में ब्लड प्रॉपर्ली टिश्यूज तक नहीं पहुंच रहा, जो ब्लड का जो फ्लो है वो एडिक्वेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे कोई भी टाइप का शॉक है, उसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज, सीवियर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, सीवियरली लो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि बॉडी में प्रॉपर एडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड नहीं है। सो दैट इज शॉक। अब उसके कई रीजंस हो सकते हैं, वो हम टाइप्स ऑफ शॉक में पढ़ेंगे कि बॉडी में प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड क्यों नहीं है, प्रॉपर ब्लड जो टिश्यूज तक जाना चाहिए वो क्यों नहीं जा रहा, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। ओवरऑल शॉक में क्या होता है कि टिश्यूज को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, टिश्यूज तक ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जाता, क्योंकि बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, जिससे क्या होगा? टिश्यूज में डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन होने के कारण टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, टिश्यूज की डेथ हो जाएगी और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा सीवियर हाइपोटेंशन हो गया है, इतना सीवियर कि वो जो टिश्यूज हैं वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। तो टाइप्स ऑफ शॉक, इस वीडियो में हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, टाइप्स जो है शॉक के वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम मेन फोकस करेंगे स्टेजेस ऑफ शॉक पर। सबसे पहले शॉक के देख लो कितने टाइप होते हैं, मेनली 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है कि जो हार्ट है वो इतना वीक हो गया है, किसी वजह से उसके मसल डैमेज हो गए हैं कि वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, क्योंकि हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना और टिश्यूज तक पहुंचाना, बॉडी तक पहुंचाना। जब हार्ट ही
प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगा। तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा होता है हाइपोवोलीमिक शॉक। हाइपोवोलीमिक शॉक का क्या मतलब है कि हाइपो मीन्स कम, वॉल्यूमिक मीन्स वॉल्यूम। तो अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कम हो गया है, मीन्स फ्लूइड और ब्लड जो है, ब्लड भी एक फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है ब्लड बॉडी में। ये कब हो सकता है? सीवियर इंजरी, सीवियर इंजरी के कारण बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, उस कारण से हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डायरिया, एक्सट्रीम वॉमिटिंग के कारण फ्लूइड जा रहा है बॉडी से, तो उस कारण से हो सकता है। सो दैट इज हाइपोवोलीमिक शॉक। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि टिश्यूज को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है कि हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, और हार्ट के पास भी तो ब्लड आता है ना, वीनस रिटर्न आता है, देन आगे हार्ट पंप करता है ब्लड को। तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है उस ब्लड के फ्लो में, मीन्स जो ब्लड हार्ट तक जाना था उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, या फिर हार्ट के आगे जो पंप होना है ब्लड, वहां कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या होगा? उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। और उस केस में भी क्या होगा कि ब्लड आगे पास नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या होता है? देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में सीवियर वेजोडाइलेशन हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं। जब सीवियर वेजोडाइलेशन हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर। उससे क्या होगा कि जो वीनस रिटर्न है, जो हार्ट को जो ब्लड जाता है वहीं से तो फिर आगे हार्ट पंप करता है ब्लड, कार्डियक आउटपुट आता है, तो वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। हार्ट को ब्लड ही नहीं जाएगा, आगे जो कार्डियक आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? परमेबिलिटी जो कैपिलरीज की है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे फ्लूइड जो है लीक होना स्टार्ट हो जाता है सेल से बाहर, इंटरस्टिशियम में फ्लूइड आना स्टार्ट हो जाता है, मैसिव एडीमा हो जाता है। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब इसमें भी 3 टाइप्स आते हैं। एक आता है सेप्टिक शॉक, किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक, कोई एलर्जी की वजह से हो सकता है। न्यूरोजेनिक शॉक, हमारा नर्वस सिस्टम ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो इस वजह से भी हो सकता है। सो ये थे टाइप्स ऑफ शॉक। अब जो मेन इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेजेस ऑफ शॉक। चाहे कोई भी टाइप का शॉक हो, स्टेजेस ऑफ शॉक सब में सेम रहेंगी। मीन्स इन्हीं स्टेजेस के थ्रू एक पर्सन गुजरेगा, जो पेशेंट जिसको शॉक हो गया है। देन फर्स्ट आता है इसका इनिशियल स्टेज, सेकेंड कंपेंसेटरी स्टेज, थर्ड प्रोग्रेसिव स्टेज, एंड फोर्थ इरिवर्सिबल स्टेज। देखो नेम से भी थोड़ा क्लियर हो रहा है। इनिशियल स्टेज मीन्स जब शॉक की जो स्टेज है वो स्टार्ट ही हुई है, जब टिश्यूज को जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं जा रही, तो वो भी स्टार्ट हुआ है। सेकेंड कंपेंसेटरी स्टेज। कंपेंसेटरी स्टेज नेम से क्लियर है कि बॉडी अब कंपनसेट करेगी, बॉडी ट्राई करेगी उस कंडीशन को सही करने का। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज मीन्स अब बॉडी ने बहुत कर लिया ट्राई, अब उससे और नहीं हो रहा, तो डिसीज आगे प्रोग्रेस हो जाएगी और ज़्यादा सीवियर होती जाएगी। देन इरिवर्सिबल स्टेज। सो इस कंडीशन में क्या होगा? इस स्टेज पर इरिवर्सिबल मीन्स अब हम शॉक को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, मीन्स अब पर्सन की जो डेथ है वो डेफिनेट है, क्योंकि ये स्टेज क्या है? इरिवर्सिबल है। यहाँ पर मल्टी ऑर्गन फेलियर होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसको डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है स्टेज 1, इनिशियल स्टेज। इनिशियल मीन्स अभी शुरुआत है, तो इसमें क्या होगा? टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन एंड हाइपोक्सिया, मीन्स लो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा और टिश्यूज को बहुत कम ब्लड सप्लाई जा रही है, मीन्स टिश्यू में प्रॉपर परफ्यूजन नहीं हो रही, तो उस कारण से क्या होगा? टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन नहीं है, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए वर्क करने के लिए। अब सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी नहीं बना पाएगा, एनर्जी नहीं बना पाएगा। सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो कंडीशन है ये क्या है? मीन्स ऑक्सीजन नहीं मिल रही टिश्यूज को, तो टिश्यूज कैसे मेटाबॉलिज्म करेंगे? सेल्स परफॉर्म एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। ऐसा कई बार हमारी बॉडी के साथ होता भी है, जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती तो सेल्स क्या रिलीज करते हैं? लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड। तो हमारी बॉडी में बिल्डअप किसका हो जाता है? लैक्टिक एसिड का और पायरुविक एसिड का। अब ये जो एसिड्स हैं ये वैसे कौन हैंडल करता है? ये कौन हैंडल करता है? लीवर। तो लीवर का काम है इन एसिड को हैंडल करना। अब लेकिन ऑक्सीजन ही बॉडी में प्रॉपर नहीं है, तो ये लीवर भी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीवर को भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो बॉडी में क्या हो जाएगा?
एसिड बिल्डअप हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी। तो इनिशियल स्टेज में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, क्योंकि सेल्स क्या है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो बॉडी में एसिड का बिल्डअप हो रहा है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, देखो सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ना ही जो सेल की जो मेम्ब्रेन है जिसने सेल को बना के रखा है, वो मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाएगी। तो क्या होगा, जो सब्सटेंसेस हैं वो लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी सेल का डैमेज जो है स्टार्ट हो गया है इनिशियल स्टेज में। अब नेक्स्ट क्या है, कॉम्पेंसेटरी स्टेज। अब इसमें बॉडी क्या करेगी, कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करेगी। वन मोर थिंग, जो स्टेज 1 है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स या साइंस देखने को नहीं मिलेंगे पेशेंट में। यहाँ पर जस्ट ये हो सकता है कि लो ब्लड प्रेशर है पेशेंट को, यहाँ पर और ज़्यादा कोई ऐसे पर्टिकुलर साइंस शॉक के नहीं दिखेंगे। कॉम्पेंसेटरी स्टेज में अब बॉडी क्या करेगी, उसने डिटेक्ट कर लिया बॉडी ने कि ऑक्सीजन का अमाउंट टिश्यूज तक कम जा रहा है, तो क्या होगा, बॉडी ट्राई सेवरल मैकेनिज्म इन एन अटेम्प्ट टू करेक्ट द एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी अब बहुत ज़्यादा ट्राई करेगी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए। तो वो कैसे करेगी, देखो, लो आर्टीरियल प्रेशर एंड टिश्यू परफ्यूजन एक्टिवेट्स कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म टू मेंटेन परफ्यूजन टू हार्ट एंड ब्रेन। अब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, टिश्यूज को प्रॉपर परफ्यूजन नहीं जा रही, बॉडी ने डिटेक्ट कर लिया है। अब बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन है वो कौन है, एक तो ब्रेन और एक हार्ट, ये दोनों बचने ही चाहिए बॉडी को बचाने के लिए। तो अब बॉडी का जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी क्या होगी, है प्रायर क्या है, हार्ट एंड ब्रेन। तो बॉडी ने इनको ध्यान में रखना है कि हार्ट एंड ब्रेन को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी चलो किसको कुछ हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी तो चलती जाएगी, लेकिन हार्ट एंड ब्रेन तो चलने ही चाहिए एंड तक, तभी बॉडी जिंदा रहेगी। तो बॉडी ने इनको बचाना है। अब कैसे बचाती है, हाइपर वेंटिलेशन विल क्रिएट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो देखो बॉडी में क्या हो गया था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया बॉडी में, पीएच क्या हो जाएगा बॉडी का, कम हो जाएगा। जब भी एसिडिक कंडीशन होती है, पीएच जो ब्लड का है वो बहुत कम हो जाता है, ब्लड का पीएच कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। ये क्या करेंगे, इस पीएच को सेंस कर लेंगे कि ये पीएच डिक्रीज हो गया है। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएंगे, ब्रेन को बोलेंगे कि पीएच गड़बड़ हो रहा है, एसिडिक कंडीशन हो रही है बॉडी में। तो ब्रेन लंग्स को बोलेंगे अब तू क्या कर, CO2 को बॉडी से ज्यादा बाहर निकाल दे, क्योंकि CO2 की जो प्रेजेंस है बॉडी में, जितना ज्यादा CO2 बॉडी में होगा उतना ज्यादा एसिड बनेगा बॉडी में। CO2 बाहर जाएगा तो एसिड कम होगा, क्योंकि CO2 की प्रेजेंस में बॉडी में एसिड बनता है। CO2 एक एसिडिक गैस आप कह लीजिए। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बॉडी ट्राई कर रही है करने की, क्या कर रही है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और कैसे करेगी, हाइपर वेंटिलेशन करके, मींस ब्रीदिंग को फास्ट करके। जब ब्रीदिंग फास्ट होगी, रेस्पिरेटरी रेट फास्ट होगा, तो CO2 बॉडी से बाहर जाएगी। जब CO2 बॉडी से बाहर जाएगी, एसिड बाहर गया मींस बॉडी से, तो जो पीएच है वो वापस नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। मींस वो कंडीशन क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रही है बॉडी, एल्कलोसिस। एल्कलोसिस मींस बेस को बनाने की कोशिश कर रही है बॉडी में, एल्कली कंडीशन, बेसिक कंडीशन बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। आप मेरी एबीजी की वीडियोस भी देख सकते हैं, एसिड बेस बैलेंस की वीडियोस देख सकते हैं, और इसको डिटेल में समझने के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो बॉडी करेगी वो क्या करेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के थ्रू कॉम्पनसेट करेगी, मींस लंग्स कॉम्पनसेट करेंगे इस कंडीशन को हाइपर वेंटिलेशन करके। तो क्या साइन आएगा, टेकिपनिया, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा इस कंडीशन, इस स्टेज में, कॉम्पेंसेटरी स्टेज में, टेकिपनिया। देन देखो अब डिक्रीज ब्लड प्रेशर बहुत डिक्रीज हो गया है, लो हो गया है। अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। कहाँ पर, वहीं पर कैरोटिड साइनस में, आयोटिक आर्च में, यहाँ पर बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। बैरो रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट हो गए, अब यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। क्या करेगा, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, कि बॉडी को बचाना है, दैट इज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है, कि करो या मरो,
ऐसी कंडीशन, हमारी बॉडी को पता है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कि टिश्यूज को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सेल डेथ हो जाएगी। तो अब बॉडी क्या कर रही है, ये बैरोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रही है। बैरोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देंगे। एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, इनको निकालेंगे बॉडी में, ये सिक्रीट करेंगे बॉडी। एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन, ये क्या है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। इससे क्या होगा, देखो फर्स्ट कंडीशन होगी वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन मतलब वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगी। वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, कार्डियक आउटपुट बहुत लो है, लो ब्लड प्रेशर होगा तो कार्डियक आउटपुट लो होगा। कार्डियक आउटपुट मतलब जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है आगे बॉडी को, वो बहुत कम है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो मायोकार्डियम है, जो हार्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो इससे मेनली क्या हो रहा है, बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होने से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहा है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। एक क्या हो रहा है, यहाँ पर टेकिपनिया हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट, क्योंकि कार्डियक आउटपुट और किससे इंक्रीज हो रहा है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। नाउ लो बीपी टू किडनीज, अब किडनीज को भी लो ब्लड प्रेशर गया तो किडनीज ने भी सेंस कर लिया, वहां पर क्या एक्टिवेट हो जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या करता है, ये भी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्या करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब इससे क्या होगा, सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी, जब ये एक्टिवेट हो गया, एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो गया, इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, वाटर भी रिटेंशन, वाटर बॉडी में रिटेन रहने लग गया, तो इससे क्या होगा, एक तो जो यूरिन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट भी होता है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। अब जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, वाटर और सोडियम की रिटेंशन हो रही है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और क्या होगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेन्स की भी कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। तो क्या होगा कि जो हार्ट में जो ब्लड जाना है, क्योंकि हार्ट के पास ब्लड आएगा तो हार्ट ने आगे पंप करना है, तो हार्ट के पास भी ब्लड प्रॉपर जाएगा, दैट इज वीनस रिटर्न। तो वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, देन अगेन कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, देन लीडिंग टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो लास्ट में क्या होगा, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। तो यही गोल था बॉडी का, कि एक तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो हार्ट से बाहर जाए और फिर टिश्यूज को मिले, हार्ट ही तो पंप करेगा उसको। तो यही मेन गोल है बॉडी का। एंड टेकिपनिया करना, मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस हो रहा है बॉडी में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करना, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस करके वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर देगा और पीएच नॉर्मल आ जाएगा। तो ये है कॉम्पेंसेटरी स्टेज। बॉडी पूरा ट्राई कर रही है कॉम्पेंसेट करने की, मीन्स बॉडी ट्राई कर रही है बचाने की अपने आप को, सेल्स को बचाने की। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव स्टेज। अब प्रोग्रेसिव स्टेज क्या है कि डिसीज कंडीशन प्रोग्रेस हो गई है आगे, ये जो शॉक की जो कंडीशन है अब ये प्रोग्रेस कैसे हो गई है, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म फेल टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट। अब देखो ये जो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि बॉडी कॉम्पेंसेट करेगी, कब तक करेगी, कुछ हद तक करेगी। अब ऑक्सीजन फिर भी नहीं मिल रही, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास चांस है कि पर्सन को बचा लिया जाए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन यहाँ पर भी पर्सन को ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो बॉडी कब तक बिना ऑक्सीजन के रहेगी, कब तक बिना फ्लूइड के बॉडी सर्वाइव करेगी। तो आगे ये प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है कि ये जो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है ये भी फेल हो जाता है कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने में। नेक्स्ट क्या आता है, ड्यू टू डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन कैपिलरी एंडोथेलियम डैमेजेस। टिश्यूज में अभी भी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिली, इससे क्या होगा कि जो कैपिलरीज हैं वो और ज़्यादा डैमेज होने लग जाएगी, उनकी वॉल्स जो है और ज़्यादा डैमेज होने लग जाएगी, सेल्स की वॉल्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगी। जब ये कैपिलरी की वॉल डैमेज होने लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेल स्वेल्स एंड इट्स मेम्ब्रेन्स बिकम मोर परमिएबल, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो कैपिलरीज की जो परमिएबिलिटी क्या होता है,
जो कैपिलरीज है हमारी सेमी परमिएबल होती है, सेल्स की जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल होती है कि कुछ सब्सटेंसेस अंदर जा सकते हैं और कुछ सब्सटेंसेस बाहर आ सकते हैं। लेकिन परमिएबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, सेल्स के कोई भी अंदर जा रहा है कोई भी बाहर जा रहा है। जब सेल्स के कोई भी बाहर जाएगा तो क्या होगा कि फ्लूइड सेल के बाहर जाने लग जाएगा और फ्लूइड सेल के अंदर भी आ सकता है, तो सेल्स में स्वेलिंग हो जाएगी, सेल स्वेल हो जाएंगे। और ज़्यादा जब ये बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि सेल से सारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा और इंटरस्टिशियम में सारा फ्लूइड भर जाएगा और जिससे क्या होगा, बॉडी में मैसिव एडीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। और फेलियर ऑफ सोडियम पंप, जो सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, वो भी फेल हो जाएगा। फ्लूइड लीक्स आउट ऑफ कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियम एंड देयर इज स्लजिंग ऑफ ब्लड। अब परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, सेल्स और ज़्यादा डैमेज हो जा रहे हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हुई जा रही है। अब मेम्ब्रेन जो है और ज़्यादा होल्ड नहीं कर रही फ्लूइड को, फ्लूइड सारा कहाँ आ जाएगा, लीक हो जाएगा कैपिलरीज से और कहाँ आ जाएगा, बाहर इंटरस्टिशियम में, मीन्स टिश्यूज़ के जो बाहर स्पेस है वहाँ आ जाएगा। तो बॉडी में क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा। एंड देयर इज स्लजिंग ऑफ ब्लड, जब फ्लूइड सारा बाहर आ गया कैपिलरीज से तो कैपिलरीज के अंदर क्या बच गया, थोड़ा बहुत ब्लड जो था, थोड़े बहुत जो रेड ब्लड सेल्स थे, अब वो थोड़े बहुत रेड ब्लड सेल्स क्या हो गए, इतने कॉन्सेंट्रेट हो गए, इतने गाढ़ा हो गया अंदर, क्योंकि फ्लूइड अंदर नहीं रहा, फ्लूइड सारा बाहर आ गया, तो ये सब इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे रेड ब्लड सेल्स, जो थोड़े बहुत बचेंगे भी। सो दैट इज स्लजिंग ऑफ ब्लड। देन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड फॉल इन बीपी। कार्डियक आउटपुट तो डिक्रीज हो ही रहा है क्योंकि प्रॉपर जो ब्लड है वो है ही नहीं, फ्लूइड है ही नहीं बॉडी में पंप करने के लिए। अगर फ्लूइड है भी तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक पढ़ा कि कैसे हार्ट ही इतना वीक है या फिर बहुत सारे टाइप्स के शॉक हैं जिसकी वजह से आगे कार्डियक आउटपुट जा ही नहीं रहा, हार्ट से आगे पंप जो ब्लड है वो पंप हो ही नहीं रहा, तो कार्डियक आउटपुट तो डिक्रीज है ही है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज है, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो देखो प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होगा, अब जो बॉडी है ना वो बचाने की कोशिश अभी भी किसको कर रही है, हार्ट और ब्रेन को मोस्टली। तो क्या होगा, पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, मीन्स जो हमारे बॉडीज के जो पेरिफ्रीज है ना वो सारे जो वेसल्स है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। मीन्स बॉडी जो ब्लड है वो किसको पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हार्ट को और ब्रेन को, मेनली जो वाइटल ऑर्गन है, जो मेन जिनको बचाना है बॉडी ने। तो पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन के कारण क्या होता है कि जो बॉडी है वो आपको कैसी फील होगी, कूल कोल्ड स्किन फील होगी टच करने पर, क्लैमी फील होगी, मॉइस्ट फील होगी, मीन्स गीली गीली स्किन लगेगी, कोल्ड एंड क्लैमी एंड मॉइस्ट स्किन होगी। सो दैट इज द रीजन। ऑल्सो डिक्रीज यूरिन, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट इज इरिवर्सिबल स्टेज। अभी तक भी चलो वैसे तो कॉम्पेंसेटरी स्टेज पे देखना चाहिए, पर्सन को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चलो प्रोग्रेसिव स्टेज पे भी अभी है चांस कि थोड़ा बहुत पर्सन को बचा सकते हैं। इरिवर्सिबल स्टेज, अब यहाँ पर शॉक रिवर्सिबल नहीं है, ये लास्ट स्टेज है, इसमें पर्सन को अब नहीं बचाया जा सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो वाइटल ऑर्गन्स अब फेल हो चुके हैं, बहुत ट्राई कर लिया बॉडी ने बचाने की लेकिन अब नहीं हो रहा, वाइटल ऑर्गन्स भी फेल हो गए हैं, ब्रेन और हार्ट जो है वो भी फेल हो गया है। द शॉक कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स, अब शॉक को रिवर्स नहीं कर सकते। ऑर्गन डैमेज अकर्स एज कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म कैन नो लॉन्गर मेंटेन कार्डियक आउटपुट। ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो चुका है पूरी तरह से, मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो गया है क्योंकि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ने तो कब तक बॉडी को बचाना था, उसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है। देन रिड्यूस परफ्यूजन लीड्स टू सेल डेथ एंड रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब सेल डेथ होनी स्टार्ट हो गई है, लाइसोसोमल एंजाइम स्टार्ट हो गए हैं। अब लाइसोसोमल एंजाइम ने क्या करना है, जो भी डेब्रिस है उनको खाने लग जाना है, तो बॉडी में मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो गया है। लो परफ्यूजन टू कॉर्नरी आर्टरीज कोजिंग मायोकार्डियल डिप्रेशन एंड फर्दर रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट। अब क्या हो गया है कि कॉर्नरी आर्टरीज के पास भी ऑक्सीजन नहीं है, उसके पास भी ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा, तो क्या होगा कि हार्ट भी अब फंक्शन अपना बंद कर रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा कार्डियक आउटपुट और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। इवेंचुअली सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फेलियर अकर्स। लास्ट में क्या होगा, रेस्पिरेटरी भी कोलैप्स हो जाएगा, सर्कुलेटरी भी कोलैप्स हो जाएगा। ब्रेन डैमेज एंड सेल डेथ अकर्स। ब्रेन, लास्ट में ब्रेन बचा था उसको भी डैमेज होना स्टार्ट हो गया क्योंकि वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ब्रेन की भी डेथ हो जाएगी। एंड लास्ट में सारे वाइटल ऑर्गन्स की डेथ हो जाएगी, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा एंड पर्सन की डेथ हो जाएगी।
अब कॉम्पनसेटेड और डीकॉम्पनसेटेड हमने पढ़ा कि कॉम्पनसेटेड क्या होता है। देखो कॉम्पनसेटेड शॉक क्या है, इनिशियल स्टेजेस हैं ये शॉक की, वेयर बॉडी ट्राइज टू कॉम्पनसेट द डिक्रीज इन टिश्यू परफ्यूजन। इसमें बॉडी ट्राई करती है बचाने की। डैमेज द टिश्यू एंड ऑर्गन्स में बी रिवर्सिबल एंड फर्दर डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड। जो डैमेज हुआ है टिश्यूज को वो रिवर्सिबल है अभी इनिशियल स्टेज पर, लाइक कॉम्पेंसेटरी स्टेज पर। और जो हमने थर्ड स्टेज पढ़ी प्रोग्रेसिव, उसमें भी कहीं हद तक आप फिर भी चलो पेशेंट को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल स्टेजेस आ जाती हैं स्पेशली इरिवर्सिबल और प्रोग्रेसिव भी, उसमें भी पेशेंट को बचाना मुश्किल होता है, लेकिन इरिवर्सिबल में तो आप बचा ही नहीं सकते। तो कॉम्पेंसेटेड शॉक होता है कि जब बॉडी अभी ट्राई कर रही है बचाने की, तो उस टाइम पर हम पेशेंट का जो शॉक है वो रिवर्स कर सकते हैं उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर। डीकॉम्पनसेटेड शॉक क्या होता है, अब यहाँ पर टिश्यू डैमेज क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। अब टिश्यू डैमेज को हम एक बार जो टिश्यू डेथ हो गई है, सेल डेथ हो गई है, हम उसको वापस से ठीक नहीं कर सकते। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन बिगिन टू अपीयर। कौन कौन से, जैसे कि डिक्रीज यूरिनेशन, यूरिन का अमाउंट जो है डिक्रीज हो जाएगा, ओलिग्यूरिया हो जाएगा, लास्ट में इरिवर्सिबल में एनयूरिया, मीन्स यूरिन आउटपुट है ही नहीं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी जो है ब्लड किसको पहुंचा रही है, मेनली हार्ट और ब्रेन को पहुंचाना चाहती है, तो किडनीज को भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, जिसकी वजह से डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा। कंफ्यूजन, अब धीरे धीरे क्या होगा कि ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, पेरिफ्रीज में ब्लड नहीं है, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन होगी। इरेगुलर हार्ट रिदम, हार्ट रिदम्स इरेगुलर होने लग जाएंगी, एक्सेट्रा। और भी हम पढ़ेंगे आगे क्या साइंस होते हैं। इवेंचुअली मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है पर्सन का और डेथ हो जाती है पर्सन की। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ शॉक में। सबसे पहले आता है कॉम्पेंसेटरी, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल। तो जो इनिशियल स्टेज है उसमें ज़्यादा साइंस नहीं दिखते, लो ब्लड प्रेशर हो सकते हैं, इसके अलावा और साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। तो इन तीनों में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हार्ट रेट आता है। कॉम्पेंसेटरी में देखो, सबसे पहले आप ध्यान रखना कि कॉम्पेंसेटरी में बॉडी कॉम्पनसेट कर रही है, ठीक करने की ट्राई कर रही है, जो भी डैमेज हुआ है उसको ठीक करने की। तो इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल मिलेंगी, जैसे कि टेकिकार्डिया, यहाँ पर हार्ट रेट इंक्रीज मिलेगा क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है, तो हार्ट रेट यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। प्रोग्रेसिव में भी टेकिकार्डिया होगा, लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होगा, लास्ट में स्लो हार्ट रेट, मीन्स हार्ट रेट इतनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। देन या फिर आपको ऐसी इरेगुलर हार्ट रेट भी देखने को मिल सकती है, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस होते जाएंगे स्टेजेस पर, जो लाइफ थ्रेटनिंग रिदम्स है वो देखने को मिल सकती हैं। पल्स कॉम्पेंसेटरी में बाउंडिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कॉम्पेंसेटरी में, लेकिन प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल में वीक पल्स होती जाएगी और इरिवर्सिबल में लास्ट में पल्स जो है एब्सेंट होगी। देन रेस्पिरेशन हमने अभी पढ़ा था। कॉम्पेंसेटरी में क्या होगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि पर्सन CO2 को बाहर निकाल रहा है, हमारी बॉडी ट्राई कर रही है एसिडोसिस को ठीक करने की, तो टैकिपनिया होगा। प्रोग्रेसिव में क्या होगा, शैलो रेस्पिरेशन, धीरे धीरे बॉडी हार मान रही है तो रेस्पिरेशन शैलो होती जाएगी। इरिवर्सिबल में स्लो और काइनेस्टोक्स। स्लो और काइनेस्टोक्स क्या होता है, स्लो ब्रीदिंग, जिसमें क्या होता है, जैसे जब एंड स्टेज होती है ना पर्सन की इरिवर्सिबल शॉक में, तो उस केस में क्या होता है कि पर्सन क्या करता है, स्लो ब्रीदिंग करेगा, शैलो ब्रीदिंग करेगा, उसके बाद थोड़ा पॉज लेगा, देन फास्ट ब्रीदिंग एकदम से करेगा, देन पॉज लेगा, देन स्लो ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग, पॉज, तो उसको बोलते हैं काइनेस्टोक्स। मीन्स ये जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर नहीं है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। ब्लड प्रेशर क्या होगा, कॉम्पेंसेटरी में नॉर्मल होगा ब्लड प्रेशर, क्योंकि इसमें क्या है, हाइपोटेंशन है और बॉडी ट्राई कर रही है ठीक करने की, तो इसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो सकता है। प्रोग्रेसिव में हाइपोटेंशन, क्योंकि अब बॉडी और ज़्यादा कॉम्पनसेट नहीं कर रही। इरिवर्सिबल में भी हाइपोटेंशन जो है और वर्स होता जाएगा। स्किन कॉम्पेंसेटरी में कूल और पेल स्किन होगी, कूल होगी अभी स्किन, ठंडी होगी थोड़ी सी और पेल दिखेगी, येलोइश दिखेगी। प्रोग्रेसिव में स्किन कूल के साथ साथ मॉइस्ट होगी और क्लैमी होगी, क्योंकि अब एडीमा फॉर्म हो रहा है, इंटरस्टिशियल एडीमा हो रहा है। इरिवर्सिबल में क्या होगा, हाइपोक्सिया और साइनोसिस। इरिवर्सिबल स्टेज में क्या होगा, हाइपोक्सिया के कारण, सीवियर हाइपोक्सिया के कारण जो स्किन का जो कलर है वो ब्लूइश हो जाएगा। देन उसके बाद है यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट कॉम्पेंसेटरी में नॉर्मल या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव में डिक्रीज होगा और इरिवर्सिबल में एन्यूरिया, यूरिन आउटपुट बिल्कुल एब्सेंट होगा, प्रोग्रेसिव में डिक्रीज होगा, दैट इज ओलिग्यूरिया। देन है एसिड बेस बैलेंस। कॉम्पेंसेटरी में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा,
प्रोग्रेसिव में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा और इरिवर्सिबल में प्रोफाउंड एसिडोसिस मीन सीवियर एसिडोसिस की कंडीशन बॉडी में होगी। कॉम्पेंसेटरी में हमने देख लिया था कि बॉडी जो है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस करके कॉम्पनसेट करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी एसिड को, लेकिन बाकी सभी में क्या है, एसिड का बिल्डअप इंक्रीज होता जाएगा और एसिडोसिस कंडीशन होती जाएगी। मेंटेशन कॉम्पेंसेटरी में रेस्टलेस होगा पर्सन, इरिटेबल होगा। प्रोग्रेसिव में अब क्योंकि प्रोग्रेस हो गई है डिसीज कंडीशन तो पर्सन कंफ्यूज होएगा और लेथार्जिक होगा। उसके बाद इरिवर्सिबल में पर्सन अनकॉन्शियस हो जाएगा और पर्सन कोमा में भी जा सकता है एंड देन इवेंचुअली पर्सन की डेथ हो जाएगी क्योंकि टिश्यू डेथ हो जाएगी, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक, जल्दी से देख लेते हैं। सो ड्यू टू रिस्क फैक्टर्स और प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज ऑफ शॉक, अभी आपको वैसे समझ आ ही गया होगा कि जो डिफरेंट शॉक के कॉजेज हैं उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम विच लीड्स टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इतना नहीं है, बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो बहुत कम है, ब्लड प्रेशर बहुत कम है, जिससे कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। सेल्स लैक एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई एंड डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि सेल्स के पास एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं जाएगा। डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन या फिर इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू हाइपोक्सिया। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि टिश्यूज जो है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करेंगे, पीएच डिक्रीज हो जाएगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और जिससे क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी, अकर्स एंड कॉजेज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, इससे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी क्योंकि बॉडी क्या है सेट करेगी। सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन और ज्यादा ये सीवियर होता जाएगा, सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन होती जाएगी, सेल स्वेलिंग होती जाएगी, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड जो है लीक होने लग जाएगा, सेल्स के बाहर आने लग जाएगा। देन टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर कर जाएंगे सर्कुलेशन में, डैमेज कैपिलरी एंडोथेलियम, डेथ ऑफ सेल अकर एंड दिस इज शॉक। लास्ट में क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी, टिश्यूज की डेथ हो जाएगी एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा एंड दिस इज शॉक। सो आई होप आपको जो स्टेजेस है शॉक की वो समझ आ गई होंगी। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।